Welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the sixth lesson and the last part of this lesson named on reading in relation to literature. तो आइए इसका जो लास्ट पार्ट है इस लेसन का वो आज देखेंगे हम। और बहुत सी बातें हमने जानी। अभी लास्ट में हमने जाना था कि किस तरह से द बेस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, यानी सारी लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में से सबसे बेस्ट जो लाइब्रेरी है गरीब व्यक्ति के लिए वो कौन सी होगी? वुड बी ए लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी होगी? वो लाइब्रेरी होगी एंटायरली कंपोज ऑफ सच ग्रेट वर्क्स, जो पूर्ण रूप से किससे भरी हुई है? इस तरह के महान कार्यों से, रचनाओं से। बोलो भाई, जिसमें इस तरह की महान पुस्तकें जो है वो क्या हैं? कंटेंट है। जिस लाइब्रेरी में इस तरह के महान बुक्स जो हैं क्या हैं? पाई जाती है, रखी गई है। ओनली बुक्स विच हैव पास द टाइम, अर्थात वो किताबें जिसने कि समय का क्या कर लिया है? परीक्षा को पास कर लिया। यानी कहने का मतलब द बुक्स दैट आर एडमायर्ड एंड प्रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी जनरेशंस, हैं जो कई पीढ़ियों से क्या की जा रही है? प्रशंसा की जा रही है। इज बीइंग, जिनका इज बीइंग प्रेज्ड और एडमायर्ड बाय बाय मेनी पीपल एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों से कई लोगों द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? वो किताबों से भरी हुई अगर कोई लाइब्रेरी है, ग्रेट बुक से भरी हुई कोई लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी जो है किसी पुअर मैन के लिए क्या हो सकती है? बेस्ट लाइब्रेरी हो सकती है। लास्ट में हमने ये देखा था। अब इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो देखते हैं हम। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। तो फिर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार पर ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड होंगी, अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होंगी हमारे लिए। किस संदर्भ में? चॉइस ऑफ रीडिंग्स के संदर्भ में, अर्थात बोलो रीडिंग के विकल्प के रूप में। रीडिंग को कैसे करना है, क्या करना है, उसका विकल्प क्या है, उस संदर्भ में ये जो अब गाइडेंस आ रही है ये बेस्ट गाइडेंस होगी हमारे लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड होगी। क्या पहला पॉइंट क्या है इसमें? वी शुड रीड ओनली द बुक्स। सबसे पहला पॉइंट, हमें वही किताब पढ़नी चाहिए। हाँ बोलो, कल बताया था द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसको हम एक से ज्यादा बार क्या करना चाहते हैं। पहला गाइड ये मिला हमें, पहला गाइडेंस इसका ये मिला, मार्गदर्शन चॉइस ऑफ रीडिंग के रिगार्डिंग संदर्भ में, कि हमें केवल वही पुस्तक पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड द बुक, द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसे हम एक बार से ज्यादा बार क्या करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी ही किताब आपके लायक होगी, ऐसी ही किताब को आपको फायदा होगा पढ़ने में। क्योंकि अगर किताब को एक बार पढ़ने के बाद मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोई मतलब उस किताब का कोई मतलब नहीं है। तो आप रियल रीडिंग करना चाहते हैं तो ऐसी किताबों को पढ़ें जिसको आप एक से ज़्यादा बार क्या करना चाहते हैं। नोर शुड बी बाई, और दूसरी सलाह, इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी किताब नहीं खरीदनी चाहिए। नोर शुड बी बाई एनी अदर्स, कोई भी अन्य किताबों को हमको नहीं खरीदना चाहिए इनके अलावा। जिसको हम 2 बार पढ़ना चाहते हैं या 2 बार से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को ही क्या करना चाहिए, और ऐसी कोई भी किताब नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी, अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, अगर हमारे पास में, अनलेस माने जानते हैं आप, अगर नहीं, ये सेमी नेगेटिव वर्ड है, पता है आपको। अगर नहीं है हमारे पास क्या, वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, उन किताबों को खरीदने के लिए, पैसा खर्च करने का हमारे पास अगर कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि नहीं यार इसको तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि इस किताब में तो ये बात है, तो स्पेशल रीजन हुआ ना। और स्पेशल रीजन नहीं है किसी भी किताब को खरीदने का, इनको छोड़कर। किनको? अभी जो पढ़ी मैंने बताई, कौन सी?
जिनको आप एक से ज़्यादा बार क्या करना चाहते हैं, उनको तो करना ही है, आपको खरीदना ही है, ठीक है। उन पर पैसा इन्वेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा किसी पर पैसा इन्वेस्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं, जब तक कि आपके पास कोई इस पर पैसा खर्च करने का कोई स्पेशल रीजन नहीं, यानी कोई स्पेशल कारण अगर नहीं है उसको खरीदने का, तो आपको उन पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक और सलाह ये मिली हमको। उसके बाद क्या कह रहा है, द सेकेंड फैक्ट, दूसरा जो तथ्य है इस मामले में, जानकारी है, डिमांडिंग अटेंशन, जिस पर ध्यान जाना चाहिए। डिमांडिंग अटेंशन का मतलब हमारा ध्यान जाना चाहिए हम सभी का। वो दूसरा तथ्य क्या है, इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल ग्रेट बुक्स, यानी सारी महान किताबों में जो जनरल कैरेक्टर ऑफ वैल्यू पाया जाता है, यानी जो सामान्य रूप से उसके अंदर जो क्या पाई जाती है, जो मूल्य पाए जाते हैं, अच्छी बातें पाई जाती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसकी ओर हमें क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, यानी आपको कोई भी किताब को खरीदना है तो उससे पहले देखना होगा कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जा रही है, कौन सी वैल्यू है उसके अंदर, कैसी बात है, उसकी वास्तविकता, उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसको जानना सभी को जरूरी है। नेक्स्ट देखें इसको, सच ग्रेट बुक्स, इस तरह की सारी महान किताबों में कौन सी अच्छी बातें हैं उसको आपको क्या कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। दे नेवर बिकम ओल्ड, इन किताबों के बारे में बता रहा है कि ये किताबें कभी पुरानी नहीं होती। देयर यूथ इज इमॉर्टल, और इन किताबों का जो जवानी है, इनकी फ्रेशनेस है, वो हमेशा ताजी रहती है, इमॉर्टल रहती है, अमर रहती है। इमॉर्टल माने मरती नहीं, क्या मतलब, यानी ये किताबें कभी पुरानी, हाँ, इनका चार्म, इनके अंदर जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। अ ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रहेंडेड बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रेट बुक जो होती है ना, is not apt to be comprehended by a young person at the first reading, कि कोई भी युवा द्वारा इसे क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है क्या, कि किसी भी महान पुस्तक को किसी भी युवा द्वारा फर्स्ट रीडिंग में ही क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, केवल किसको छोड़कर, ऊपरी तौर पर पढ़ने के अलावा। ऊपरी तौर पर तो वो पढ़ सकता है, ऊपरी तौर पर तो उस किताब को वो क्या कर लेगा, लेकिन उस किताब की गहराई को, उसकी वास्तविकता को, उसको अच्छे से समझना उसके लिए संभव नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। और वो बिल्कुल एक ग्रेट बुक जो है उसमें इतनी क्षमता होती है कि कोई भी युवा रीडर जो है, पहली बार पढ़ रहा है, जो नया है, जिसके पास सफिशिएंट क्या नहीं है, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस नहीं है रीडिंग का, तो वो संभव नहीं है कि वो उस किताब को फर्स्ट रीडिंग में क्या कर लेगा, समझ लेगा। सिर्फ उसको वो ऊपरी तौर पर क्या कर सकता है, सुपरफिशियल वे में देख सकता है उसको, वो केवल उसको सतही तौर पर क्या कर सकता है। ओनली द सरफेस, द नैरेटिव इज एब्सोर्ड एंड एंजॉयड, और ऐसे में केवल क्या होगा, जो ऊपरी घटना है, यानी ऊपरी तौर पर जो उस कहानी में जो बातें हैं वो क्या होगी, ओनली द सरफेस द नैरेटिव इज एब्सोर्ड एंड एंजॉयड, वो समझ में उसको आएगी और वो उसका आनंद ले पाएगी। उसकी ब्यूटीज नहीं आएगी समझ में, उसकी ग्रेटनेस का रीजन उसको समझ में, वाई दिस बुक इज ग्रेट, वो चीज़ उसको पहले रीडिंग में समझ में, हाँ ठीक है, नॉर्मली उसको उस कहानी की बारे में जानकारी हो सकती है कि कहानी क्या है, उसका वो थोड़ा आनंद ले सकता है। ओनली द सरफेस द नैरेटिव इज एब्सोर्ड एंड एंजॉयड, नो यंग मैन कैन, कोई भी युवा कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। आगे ना बात, कोई भी युवा जो है, कोई भी कहने का मतलब नया रीडर, कोई भी यंग रीडर
जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है रीडिंग का, वो युवक जो है कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। एक महान किताब की, एक ग्रेट बुक की क्वालिटीज को वो फर्स्ट रीडिंग में तो क्या नहीं कर सकता, भांप नहीं सकता, समझ नहीं सकता, या निकाल नहीं सकता, प्राप्त देख नहीं सकता। क्या बात समझ में आई कि कोई भी महान पुस्तक जो है वो एक कोई, और वो भी स्पेशली किसके लिए बता रहा है, यंग रीडर। हाँ, एक्सपीरियंस रीडर है जब तो उसको फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में वो उस बुक की ग्रेटनेस को क्या कर लगता है, समझ सकता है। लेकिन कोई यंग रीडर जो है वो फर्स्ट चांस में तो किसी भी कीमत पर नहीं समझ सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लर्न टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड क्वालिटीज ऑफ दैट बुक, है ना। और जब भी तो कह रहा है केवल उसको क्या होता है, उसमें कहानी उसको समझ में आती है, और वो भी ऊपरी तौर पर आती है, और उसका वो एंजॉय कर सकता है। रिमेंबर, याद रखो, दैट इट हैज़ टेकन, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पर, याद रखिए दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। और याद रखिए इस बात को, आप बात कर रहे हैं यंग रीडर पता कर लेगा, सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी कई इस तरह की महान किताबों में तो मानव जाति को क्या लग गया, सैकड़ों साल लग गए, टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। इस तरह की महान किताबों में है क्या, क्यों ये महान है, इसका पता लगाते कई किताबों के बारे में तो मानव जाति को सैकड़ों साल क्या हो गए, लग गए। और हम यहाँ क्या सोच रहे हैं कि वो एक बार में ही उसकी महानता को क्या कर ले, समझ जाए, उसकी क्वालिटीज को समझ जाए। इट इज इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल, नो चांस। जहाँ मानव जाति को पूरी को उसको पढ़ते सैकड़ों साल लग जाते हैं उसकी ग्रेटनेस को क्या करने में, समझने में। तो ऐसे में कोई यंग रीडर अगर उसको एक बार में समझना चाहता है तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक, इस तरह की किताब में क्या पाया जाता है, क्या महानता है, क्या ग्रेटनेस है, क्या ब्यूटीज है, उसको जानने में कई मामलों में तो मानवता को सैकड़ों क्या लग गए, वर्ष लग जाते हैं। चलिए, बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन मनुष्य के, बट अकॉर्डिंग टू अ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन व्यक्ति के जीवन के अनुभव के अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति का जीवन में जैसे जैसे अनुभव होता है, जैसे यंग रीडर है उसका जो अनुभव है वो उस समय तक का अनुभव है उसका, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी उम्र आगे बढ़ती है, 30 होती है, फिर 35 होती है, 40, 50, 60 होती है, तो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, द बुक बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव के अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, ये किताब क्या करेगी, उसके सामने न्यू मीनिंग्स लाएगी। जैसे जैसे रीडर की एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना लाइफ का, उम्र के साथ, नहीं समझ में आई तो वैसे वैसे वो किताब उस किताब में उसको क्या मिलेंगे, नए नए अर्थ मिलेंगे, नई नई जानकारियां मिलेगी, उसकी ब्यूटीज उसको समझ में आएगी, उसकी ग्रेटनेस का कारण समझ में आएगा। लेकिन वो किसके साथ आएगा, विद द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के अनुभव के साथ साथ। जितना अनुभव उसको है उतना ही समझ में आएगा, फिर बढ़ा तो फिर और ज़्यादा आएगा, और बढ़ा तो और ज़्यादा आएगा, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव के साथ, द टेक्स्ट यानी ये किताब, कोई भी महान पुस्तक, विल अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब उजागर करेगी, सामने लाएगी, न्यू मीनिंग्स टू हिम, उसके लिए नए नए अर्थ लेकर आएगी, यानी उस किताब में उसको नई नई चीज़ें समझ में आएगी, नई चीज़ें उसको मिलेगी। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, उदाहरण दे रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक वो बुक दैट डिलाइटेड अस, एक किताब जिसने हमको आनंद प्रदान किया, कितनी उम्र में, 18 की आयु में। और 18 की आयु में हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का,
उसके अनुसार हमने उसमें आनंद ढूंढा खाली और वो हमको मिल गया। नहीं समझ में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, वो किताब जिसने हमको 18 साल में क्या प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। इफ इट बी ए गुड बुक, और अगर ये किताब कैसी है, गुड बुक है, ग्रेट बुक है, विल डिलाइट अस मच, तो फिर डेफिनेटली ये किताब हमें और ज़्यादा आनंदित करेगी, अर्थात हमें और भी ज़्यादा इसमें क्या आएगा, मज़ा आएगा। एट 25, कब, जब हम इसको 25 ईयर्स ओल्ड में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी 18 साल में जो आनंद हमको प्राप्त हुआ उससे कहीं ज़्यादा आनंद हमें, अगर शर्त वही है, कंडीशन क्या है, द बुक, नहीं पहली बात, द बुक विल बी ग्रेट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेट, वो पुस्तक ग्रेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब ये चीज़ होगा, तभी तो लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ उसके अंदर नए मीनिंग्स अनफोल्ड हो रहे हैं उसके सामने। 18 में जो डिलाइट मिला, जो आनंद मिला उसको, उससे ज़्यादा कहीं उसके 25 साल की उम्र होने पर, यानी उसके लाइफ के एक्सपीरियंस के बढ़ने के साथ ही उस ग्रेट बुक का आनंद उसको और ज़्यादा मिलने लगेगा। सुनते जाएं। एंड इट विल प्रूव, और तो और सुनिए, ये किताब उसके लिए प्रूव लाइक अ न्यू बुक, उसके लिए एक नई किताब की तरह आ जाएगी, साबित हो जाएगी टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज। जब हम कितने साल की उम्र का अनुभव ले लेंगे, 30 साल के हो जाएंगे, यानी हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो हमें ये किताब बिल्कुल कैसी नजर आने लगेगी, न्यू बुक की तरह नजर आने लगेगी। अब अंदाजा लगा लो आप, हैं, जिस किताब को वो ऑलरेडी कितनी बार पढ़ चुका है, 2 बार, तीसरी बार में वो किताब उसको कैसी नजर आ रही है, यानी उसको लगे अरे यार ये भी बात है क्या इसके अंदर, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, और ये तो जाना ही नहीं था यार, ये तो बिल्कुल नई किताब की तरह है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है, कोई भी ग्रेट बुक जो होती है ना, उसमें इतना ज़्यादा, कहने का मतलब इंफॉर्मेशंस होती है, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ होती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि लाइफ के एक्सपीरियंस के बिना उसको क्या कर ले, समझ सके। और जितना कम लाइफ का एक्सपीरियंस होगा आपको, उतना ही उसको आप ज़्यादा, मतलब उतना ही आपको ज्ञान मिल पाएगा उसके अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको वो किताब धीरे धीरे और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस क्या करेगी, देगी। तो क्या समझ में आई बात आपको, द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, जो किताब हमें 18 साल की उम्र में, यानी 18 साल की उम्र में जब पढ़ने पर जो आनंद प्रदान करती है, वही किताब अगर वो अच्छी है, अगर वो किताब क्या है, इज इट अ गुड बुक, इट इज अ, हाँ, अगर वो अच्छी पुस्तक है तो फिर ऐसे में वो 25 साल की उम्र में 18 से भी ज़्यादा का आनंद, 18 के समय जो पढ़ी थी, जो आनंद दिया था, उससे ज़्यादा आनंद प्रदान करेगी। और 30 तक पहुँचते पहुँचते जब उसी किताब को हम, सेम बुक को 30 साल की उम्र में पढ़ेंगे, तो हमें वो किताब कैसी नज़र आएगी, बिल्कुल नई किताब की तरह नज़र आएगी। और तो और सुनिए, 840, और जब हम 40 साल की उम्र में इसको पढ़ेंगे, वी शैल री रीड इट, जब हम 40 साल की उम्र में इसको री रीड करेंगे, अर्थात पुनः पढ़ेंगे, वंडरिंग वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, तो हम आश्चर्य करते हुए पढ़ेंगे उसको कि भाई इसके अंदर जो इतनी शानदार बातें हैं, ब्यूटीफुल, इतनी ये किताब ब्यूटीफुल है, ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं पता चली, पहले क्यों नहीं पता चली, हाउ, बोलो, क्योंकि उसके पास में उस किताब की उस ब्यूटीज को देखने की क्षमता ही नहीं थी, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था, और वो 40 में जाकर के मिला। तो 40 की उम्र में जो एक्सपीरियंस था उसके अनुसार उसको और भी नई नई बातें मिलेगी, और वो आश्चर्य करेगा कि यार ये बात भी इसके अंदर, इस किताब में इतनी शानदार बातें थी, और उसको आश्चर्य होगा कि ये पहले क्यों नहीं समझ में आई। और सुने 850, और जब आप 50 साल की उम्र का अनुभव लेकर के उसको पढ़ेंगे, और 60 ईयर्स ऑफ एज, द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्फ, तो इसी तरह के का जो तथ्य हैं, यानी इसी तरह की नई नई बातें जो है आपके लिए सामने क्या होगी, दोहराई जाएगी। अर्थात आपको 50 और 60 में भी उस किताब से कुछ नया मिलेगा, पुराना नहीं, नया मिलेगा, वो तो ही, उसके अलावा भी नया जानकारी भी आपको क्या होगी, क्योंकि 50 और 60 की उम्र में आपका एक्सपीरियंस तो भरपूर हो जाता है, तो उसमें और भी उस किताब से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने जाना कि एक ग्रेट बुक जो होती है वो किस तरह से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करती है,
नए नए मीनिंग्स क्या करती है, अनफोल्ड करती है, वो जाना हमने कुछ उदाहरण के साथ। और लास्ट लाइन है अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली, कोई भी महान पुस्तक जो होती है वो बढ़ती है एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, जैसे जैसे रीडर्स का जो दिमाग है बढ़ता है ना, नहीं समझ में आया, उम्र के साथ बढ़ेगा, तो उस दिमाग के जैसे जैसे विकास होता है पाठक का, यानी पढ़ने वाले के दिमाग का जैसे जैसे विकास होता है, उसी अनुपात में, प्रोपोर्शन का मतलब उसी अनुपात में ये महान पुस्तक भी क्या होती है, बढ़ती है। ये भी क्या करती है, विकसित होती है। नहीं समझ में आया कि किसी ने महान किताब लिख के चला गया कोई, अब वो किसी आदमी ने पढ़ा और उसने उसकी महानता को जाना ही नहीं, तो विकसित कहाँ हुई वो किताब? वो विकसित होगी कब, कैसे? जैसे जैसे रीडर का माइंड क्या होगा, विकसित होगा, और उस माइंड के विकसित होने के साथ साथ उसकी अनुपात में वो जब उसके अंदर से क्या निकालने लग जाएगा, क्या चीज़ लेने लग जाएगा, नई नई जानकारियाँ लेने लग जाएगा, उसकी महानता को समझने लग जाएगा, तो फिर अपने आप वो किताब भी क्या होती रहेगी, विकसित होती रहेगी, उसके माइंड के अकॉर्डिंग, उसके माइंड के ग्रोथ के साथ साथ। यानी माइंड का ग्रोथ है तो एक ग्रेट बुक का भी ग्रोथ होगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो हाँ, तभी तो विकसित होगी एक महान किताब। नहीं तो अन्यथा तो एक जनरल वे में आपने पढ़ कर रख दिया किताब को, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बहुत सी किताबें आप पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको छोड़ देते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ हमने जानी। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली, एक महान पुस्तक विकसित होती है, बढ़ती है, उसकी महानता साबित होती है। कहने का मतलब कैसे? इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, जैसे जैसे पढ़ने वाले के माइंड का विकास होता है वैसे वैसे उसकी ग्रेट बुक की जो महानता है वो भी बढ़ने लगती है, जानकारी में आती है, लोग उसकी ग्रेटनेस को समझते हैं। तो ये देखिए आपका चैप्टर पूरा हुआ, लेप्केडियो हर्न की बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। और आज के बाद आप शायद रीडिंग को, अब आपके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसको लेकर के वो क्लियर हो गई, दूर हो गई। अब तो रीडिंग क्या है समझ में आ गया ना। किसी भी बुक को गहराई से पढ़ना, समझते हुए पढ़ना ही रीडिंग है। खाली उसके अक्षरों की बनावट देखी और पढ़ ली, इसके अलावा भी हमने ग्रेट बुक क्या होती है, उसकी क्या पहचान होती है, वो भी जानकारी ली है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका ये इम्पॉर्टेंट लेसन पूरा हुआ। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।